Hi, welcome to Data Apocalypse. Today we are going to do mathematics to previous year question paper, the latest one of April 2025. Okay, so this is of January term, Jan 2025 term. So I will attach the website from which I have taken the questions in the description. Okay, so let's get started. Here's our first question. It says, find a set of all possible values of alpha such that set is linearly dependent. Linearly dependent mean अगर हमारे मैट्रिक्स में 3 रोज हैं तो एटलीस्ट ये जो थर्ड रो है ये हमारी इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाई जा सके। तो जब इसका आर आर ई एफ करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये भी कुछ आ जाएगा, ये भी कुछ आ जाएगा, लेकिन ये ज़ीरो की रो हो जाएगी। ज़ीरो की रो हो जाएगी तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, तो लीनियर डिपेंडेंट के लिए क्या ज़रूरी है? हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, मैट्रिक्स बना रहे जल्दी से इसकी। 1 अल्फ़ा ज़ीरो, 0 2 माइनस अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका जल्दी से। 1 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब माइनस 0 प्लस 3 इंटू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 0। ओके, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 होगा तब ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो अल्फ़ा कॉमन ले लो यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा की एक वैल्यू तो क्या आ गई? 0। ठीक है, अंदर फैक्टराइज कर देंगे। यहाँ से अंदर से अल्फ़ा की दो वैल्यू और मिल जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू एक हो गई 1, एक हो गई 2। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट के लिए हमें क्या जरूरी है? डिटर्मिनेंट 0 होना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स आर डिफाइंड एट 0,0। ओके, 0,0 पे लिमिट किस किस की डिफाइंड है? देखो ये वाली तो इनवैलिड आएगा। जब हम 0 रखेंगे 1/0 प्लस 0 ऐसा होगा। जब इसमें लिमिट की वैल्यू रखेंगे ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा इन्फिनिटी 1/0। ये तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? f2 x वाई एक्स स्क्वायर। देखो साइन इसे इसकी तरह नहीं कर सकते, यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होगी। देखो हमें पता है जो साइन होता है वो -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, साइन की ग्राफ ऐसी होती है, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है -1, ये होता है 1, ये होता है 0, ये होता है -1। -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे जो भी हमारा साइन का फंक्शन था ठीक है, तो एक थ्योरम होती है उसे हम कहते हैं स्क्यूज थ्योरम। स्क्यूज थ्योरम उसमें ऐसा होता है कि अगर एक फंक्शन है जी एक्स, लाइक ऐसा है कुछ, एंड हमारा ये जो जी एक्स है एंड एच एक्स है, अगर ये इनकी लिमिट जो होगी, जैसे जी एक्स वाई हमारा होगा फंक्शन, अगर इसकी लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो पे, ये हमें कुछ भी जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दे रहा है, एल दे रहा है। ठीक है, और हमारा एच एक्स भी जब हम उसकी लिमिट सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें एल दे रहा है। तो स्क्यूज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये और ये लिमिट एक पर्टिकुलर वैल्यू देती है तो इसकी लिमिट भी, बीच मिडिल फंक्शन जो होगा इसकी लिमिट भी यही वैल्यू देगी। इसे हम कहते हैं स्क्यूज थ्योरम। तो हमें यहाँ से दिख रहा है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे निकालते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें 0,0 रखेंगे, 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें 0,0 रखेंगे, 0। देखो ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, तो स्क्यूज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी हमें 0 देगा। ठीक है, ये भी हमारा 0 के इक्वल जाएगा। तीनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। थर्ड ऑप्शन, ये तो एक स्टैंडर्ड साइन यू
अपॉन यू की फॉर्म है, इसका आंसर 1 होता है। ये हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो लिमिट चेक कैसे करते हैं वैसे प्रॉपर वे जो होता है, एक बार हम x इज इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं, एक बार y इज इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं, एक बार x इज इक्वल टू y रख लेते हैं अलॉन्ग y एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस इन अ लाइन, और ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तीनों आपस में इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में पहले x इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, x इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, हमारा बचेगा साइन माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, जो कि हो जाएगा, देखो ये होता है 1 तो माइनस है, माइनस बाहर निकालो चाहे तो ये हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब y इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 1। देखो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन R2 आर कन्वर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट क्या होता है, convergent means a sequence of vector is said to be convergent if it exists at a fixed point। मतलब एक फिक्स पॉइंट पे एक फिक्स पॉइंट देना चाहिए, ठीक है। इसका लाइक ऐसा होता है फॉर्मूला, देखो लिमिट्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता, इन्फिनिटी होता है। हमारा जो एक्स एन कॉमा वाई एन होता है, ये हमें एक फिक्स पॉइंट है ए कॉमा बी, ठीक है। अगर हमें कोई फिक्स वैल्यू देता है तो हम इसे कहेंगे कन्वर्जेंट, अगर नहीं देता है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। चेक करते हैं, कॉस एन अपॉन एन, देखो यहाँ पे भी स्क्विज थ्योरम लग जाएगी, ये देखो कॉस एन भी हमारा फिक्स होता है ना, देखो कॉस भी हमारा फिक्स रहता है। कॉस की ग्राफ कैसी होती है, साइन की ये वाली होती है, कॉस की ग्राफ यहाँ से चालू होती है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा -1, देखो ये भी -1 और 1 के डोमेन में फिक्स है, ठीक है, रेंज में, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, एन से डिवाइड करा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, इन्फिनिटी है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एन होगा ना, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, सेम यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ठीक है। तो ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये हमें क्या देगा, ये भी हमें 0 देगा। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन एन इन्फिनिटी, वो सॉरी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ठीक है। तो ये वाला जो हमें इक्वेशन है, ये कन्वर्जेंट होगा, क्यों, क्योंकि हमें ये 0,0 पे x टेंस टू इन्फिनिटी पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहा है, जो कि है 0,0, इससे भी 0 आ गया, इससे भी 0 आ गया, इसलिए कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइक थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझ आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ सेकंड ऑप्शन में हमने दे रखा है ई की पावर 1/n, देखो डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ लिमिट की, ई की पावर 1/∞, कॉमा 1/e की पावर इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी e की पावर 0, कॉमा 1/∞, ये हमारा हो जाएगा 1,0, ठीक है। ये भी हमें क्या दे रहा है, एक फिक्स पॉइंट दे रहा है, 1,0 पे एक फिक्स पॉइंट दे रहा है। सो दिस ऑप्शन कन्वर्ट्स एट 1,0, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन में देखो, इस वाले ऑप्शन में जो कॉस 1/n है, ये तो हमारा देखो कॉस 1/n, ये तो हमारा बन जाएगा कॉस 1/∞, यानी कि कॉस 0, ये तो 1 हो गया, लेकिन ये तो आगे n दे रखा है, जब यहाँ पे हम इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमारा आउटपुट जो होगा इन्फिनिटी होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, कन्वर्जेंट के लिए फिक्स वैल्यू, बट इस वाले n के कारण कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, इन्फिनाइट वैल्यूज आएंगी, तो ये वाला कन्वर्जेंट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं -1 की पावर n है, -1 की पावर n है, तो ऑड के लिए पावर माइनस रहेगी, इवन के लिए वन पॉजिटिव 1 रहेगी, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, -1 1 -1 1 ऐसे वेरी करेगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, if B is a linear combination of the columns of the coefficient matrix A, then the system of linear equations Ax is equal to B has a solution। ये एक theoretical है, लाइक ये एक मतलब कि एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि अगर हमारे Ax इज इक्वल टू B का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता
है तो हम बी को कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स के साथ लिख सकते हैं। मतलब कि हम इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए, मतलब ए के कॉलम से हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम इससे बी को लिख सकते हैं अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थ्योरेटिकल डेटा है। कंसीडर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है, इन्फिनाइट वैल्यू सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दे रखा है फोर्थ थर्ड ऑप्शन, इफ़ ए इस एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। देखो एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इफ़ एम इज स्मॉलर देन एन। एम हमारा क्या होता है, रोज, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम्स। ओके, ये रोज है, ये कॉलम है। तो देखो अगर जब हमारी जो नंबर ऑफ रोज आर स्मॉलर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो वाला जो हमारे मैट्रिक्स होगी वो लीनियरली डिपेंडेंट होती है। लीनियरली डिपेंडेंट होगी मतलब कि डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आएगा। डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, उसमें भी बताया था। ठीक है, अगर आपने मेरे साथ वो क्वेश्चन पेपर किया होगा तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा, अच्छे से शीट लगा के। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दे रखा है इफ़ ए इज़ अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मतलब कि रैंक ऑफ इज इक्वल टू एन है। एन मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि फुल रैंक है। ठीक है, फुल रैंक का मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है मैट्रिक्स, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो होगा, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें दे रखा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एन इफ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इन ऑल डायरेक्शन आर ज़ीरो। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू डॉट प्रोडक्ट इंटू डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो सॉरी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को जो मिलेगा सब इससे फार्मूले से। हमें यहाँ पे दे रखा है इफ़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इन ऑल डायरेक्शंस आर ज़ीरो, मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, हम कि यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमें ये ज़ीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा एफ होगा ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। हाँ देखो, हमारा यू तो वेरी कर रहा है, यू वेरी कर रहा है तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। अगर जब हमारा ये ज़ीरो होगा तो ही ये ज़ीरो हो सकता है ना, और ये ज़ीरो होता है तो क्या होता है, हम जब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हमारा होता है ये जो एफ होता है फंक्शन एफ, इसे एक बार हम एक्स से वो करेंगे डिफ्रेंशिएट, एक बार हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और जब हम इसे 0,0 से इक्वेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और यहाँ पे हमें दे रखा है अगर ये ज़ीरो होगा तब ये ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ये तो वेरी कर रहा है। अब एक एक टर्म वेरी कर रही है, मतलब ये 2,3 भी हो सकता है, 3,2 भी हो सकता है, -3,2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ये ज़ीरो होगा तभी हमें ये ज़ीरो मिलेगा, इसलिए वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होता है तो क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सेटिस्फाई द रिलेशन। देखो इसमें लिखा है वेन एवर दे एग्जिस्ट, बट अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी हो, क्लियर कट थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एक्स इफ दे आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सिर्फ एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है, उन दोनों का कॉन्टिन्यूस होना भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं, इसलिए वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द ith component of gradient f gives the partial derivative of f। देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ये जो हमारा ये होता है, ये क्या होता है, जो फंक्शन है हमारा f, उसे एक बार हमने x1 के उसमें डिफ्रेंशिएट किया, देन हमारे को x2 में डिफ्रेंशिएट किया, ऐसे करते करते करते
फंक्शन को एक्स एन में डिफ्रेंशिएट किया, ये होता है हमारा ग्रेडियंट। तो ये हमसे पूछा है ith कंपोनेंट में वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पे ये पूछा है। ग्रेडियंट ऑफ एफ ये होता है क्या? हाँ सही है, ये तो हमें पता ही है, फैक्चुअल डेटा है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, उसके ith कंपोनेंट से उसे डिवाइड मतलब उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है। For each point there exists a unit vector such that directional derivative of f at that point in the direction u is 0। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव u कैसे हो सकता है, या तो हमारा ये जो होता है f ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो 0,0, ये हमने यहाँ पे अभी देख लिया था, या फिर ये जो u होता है ये इसके परपेंडिकुलर हो। देखो ग्रेडियंट ऑफ f और u परपेंडिकुलर हो आपस में, तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्यों? देखो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम दोनों का, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है a डॉट बी डॉट कॉस थीटा। ये कॉस थीटा भी होता है, वैसे तो हम लोग इन जनरल लिखते नहीं है, लेकिन जब हो जाए कॉस 90 हो जाएगा हमारा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हमें इधर से क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इसमें पूछा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर, ऐसा तो यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट तो करता ही होगा ना जो इस ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है, बी का डिटर्मिनेंट पूछा है, और बी जो है वो ए का ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या करा है यहाँ पे हमने, देखो इस वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई कराया है एंड इस वाले कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 माइनस का 30, ठीक है इजी था ये तो। मैट्रिक्स दे दिया है, देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 3 12, 9, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, दो प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूँ अभी, ए बी इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। एंड एक होती है हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर स्क्वायर, या फिर पावर एन ले सकते हो आप, चलो वाई लिख देता हूँ, वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ए मैट्रिक्स है लाइक ए का स्क्वायर दे रखा है तो हम उसे डिटर्मिनेंट के ऊपर भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, ए का हमारा 9, तो क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A6 माइनस A5 कॉमन ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट A5 डॉट ए माइनस आई, डिटर्मिनेंट जब कॉमन लेते हैं तो आई बचता है, वन नहीं बचता है, ठीक है। आई क्या होता है हमारा, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, ठीक है। तो ए माइनस आई निकाल लेते हैं यहाँ पे, ए माइनस आई 7 -1 3 4 3 -1, ठीक है 6 3 4 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 12 -12 0। तो यहाँ पे हमारा क्या है ए की पावर 5, ए हमारा क्या है 9, यानी 9 की पावर, देखो ए की पावर 5 यानी कि होल डिटर्मिनेंट की पावर 5, 9 की पावर 5 डॉट A-1 का डिटर्मिनेंट जो कि है 0, आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स दे रखी है, देखो एक प्रॉपर्टी और होती है डिटर्मिनेंट की, अगर हम किसी कांस्टेंट की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है कांस्टेंट की पावर n, और यहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2i का डिटर्मिनेंट क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2i 2 की पावर 4, ठीक है, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 4, ए स्क्वायर का उधर चले जाएगा, ये देखो 2 के 2 स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर चले जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा जब उधर जाएगा तो +-4, +-4 आएगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो ए इज इक्वल टू -4, ठीक है।
डिटर्मिनेंट ऑफ -4 आ गया। बी का हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा क्या आएगा, देखो आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2 4 हो गया था, ये हमारा हो जाएगा, इसलिए चलो लिख ही देता हूँ। देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3i, तो 3i का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3i 3 की पावर 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 4, बी इज इक्वल टू ±9। तो यहाँ पे हमें दे रखा है बी पॉजिटिव है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा 9। हमसे पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, हमने यहाँ पे पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 9 इंटू -4 माइनस का 36, ठीक है। So if AB is the projection of vector 3, 1 on the line y is equal to 2x using the standard inner product, find a plus b। देखो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला होता है v डॉट u का u से डॉट प्रोडक्ट डॉट u वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं v, ये देखो ये हमारा हो जाएगा v, ये है हमारा u, इसका u का जनरल ले लेते, देखो यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 होगी y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 होगी y की वैल्यू 8 होगी, मतलब y x का डबल है। तो हम स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं अपना, सबसे आप कोई भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। 3, 1, 1, 2 और 1, 2 इंटू 1, 2, इन सबका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर u वेक्टर जो कि हमारा है 1, 2, ये हमें क्या देगा a, b, ओके। करा लो क्या आएगा, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1, 2, 5/5 हो जाएगा, ये इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा a, b क्या आ गया 1, 2, हमसे पूछा है a प्लस बी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे 3 वेक्टर दे दिए और कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पैन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। चलो करते हैं उसे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, v3 को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स v1 प्लस बीटा टाइम्स v2, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में चेक कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, 1, 1, 1, t इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1, -1, 1 प्लस बीटा टाइम्स 2, 0, 4। यहाँ से हम 3 इक्वेशंस बना लेंगे। देखो अल्फा आ गया प्लस 2 बीटा आ गया, इधर से 1 आ गया, ठीक है। माइनस का अल्फा आ गया, ये 0 है, इधर से 1 आ गया, और अल्फा आ गया प्लस का 4 बीटा आ गया इज इक्वल टू टी आ गया, ये हमारी हो गई 1, ये हमारी हो गई 2, ये हमारी हो गई 3। देखो 2 से हमें मिल गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। इसमें रख देते हैं माइनस का 1 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, -1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। देखो अल्फा -1 है, बीटा 1 है, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को 3 में रखते हैं, तो माइनस का 1 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू टी, टी हमारा आ गया 3, ठीक है, ओके। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है, सिंपल। देखो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था काफ़ी लाइक थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व होते जा रहे हैं। एंड कहा गया था क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी है, लाइक इसमें 45 प्लस क्वेश्चन थे, वैसे क्वेश्चन सिर्फ 19 या 18 अप्रॉक्स हैं, लेकिन उसके सब क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है। और लेकिन आपने देखा कितनी जल्दी सब क्वेश्चन हो जाते हैं, हमने एक वैल्यू निकाली दूसरा क्वेश्चन अपने आप हो गया, सो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन पेपर मतलब मिनिमम कह सकते हैं 40-45 मिनट में हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक R2 से R2 पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो R2 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, एक होता है 0, 1, एक होता है 1, 0, ठीक है। R3 के क्या होते हैं 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1। ठीक है, ये याद रखना, सिंपल है। R4 में एक और आ जाएगा, ऐसे ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, R2। ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड बेसिस है, चेक कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इसे। x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, y 0 है, ये वाई टर्म तो 0 हो जाएगी, और इसमें x हमारा सिंगल है, यानी कि देखो t1 कॉमा 0 पे हमें चेक करना है कि कौन हमें 3 कॉमा -2 देगा। देखो x की वैल्यू 1 रखी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 3, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने रखी 3, 3 आ गया। y की वैल्यू रखी हमने 0, ये 0 हो गया। x की वैल्यू रखी हमने 1, माइनस का 2 आ गया। y की वैल्यू रखी 0, देखो ये वाला हमें इस इक्वेशन से मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको बस इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं उसकी वैल्यू उसमें पुट करके देखनी है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे स्टैंडर्ड बेसिस की मैट्रिक्स पूछिए। देखो एक स्टैंडर्ड बेसिस हमने निकाल लिया था, तो दूसरे स्टैंडर्ड बेसिस के भी निकाल लेते हैं। 0, 1 के लिए क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखो इसमें, y की वैल्यू 1 रखी 1, x की वैल्यू 0 0 हो गया, y की वैल्यू 1 रखी 7। दूसरा स्टैंडर्ड बेसिस हो गया हमारा 1, 7। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड बेसिस में जो ये होते हैं ये कॉलम बन जाते हैं, 3 -2 1 7। ठीक है, 3 -2 1 7, 3 -2 1 7, 3 -2, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if R3 belong to R2 may be a linear transformation of A such that AX is equal to blah blah blah, what is the maximum rank। देखो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन, ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। डोमेन हमारा कितना है 3, कोडोमेन हमारा कितना है 2। मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स की डायमेंशन हमारी क्या हो जाएंगी, वो नहीं, कोडोमेन एक्स डोमेन, यानी कि 2 × 3 की मैट्रिक्स है। 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स की रो मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ रोज। यानी कि देखो एक जो मैट्रिक्स होती है, एक सेकेंड, देखो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स T कैन बी इक्वल टू और स्मॉलर देन डायमेंशन ऑफ R2, क्योंकि R3 से R2 पे है ना, R2 की डायमेंशन क्या है 2 है, Rn होता है वैसे इन जनरल, लेकिन यहाँ पे हमारा R क्या है, R2 है। तो मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है 2, या तो इतनी होगी, या इससे 2 से ज़्यादा होगी, या 2 से कम होगी, या 2 के इक्वल होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, हमसे यहाँ पूछे व्हाट इज़ द मैक्सिमम रैंक, तो ये आंसर आ जाएगा 2। ओके, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू फॉर नलिटी ऑफ ए। देखो रैंक नलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है n इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी। ओके, रैंक हमारी कितनी है 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, नलिटी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, नलिटी हमारी यहाँ से क्या आ गई 1। ओके, 1 मिनिमम नलिटी की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर रैंक 1 हुई तो नलिटी 2 हो जाएगी, रैंक 0 हुई तो रैंक 0 नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1 1 1 2। देखो 1 1 के लिए क्या ज़रूरी है, 1 1 के लिए नलिटी इज इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है, बट यहाँ पे हमारी नलिटी मिनिमम वैल्यू ही 1 है, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गया। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए क्या ज़रूरी है। ऑन टू के लिए हमारी रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ R2 के इक्वल, मतलब Rn के इक्वल होना ज़रूरी है ऑन टू होने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैक्सिमम रैंक हुई तो ये डायमेंशन इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि मे बी। ठीक है, मे बी ऑन टू करेक्ट, अगर इसमें मस्ट ऑन टू लिखा हो रहा है तो ये गलत हो जाता है, मे बी लिखा है तो ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है, अप्रोप्रिएट डोमेन R2 पे डिफाइंड है। देखो लॉग फंक्शन के लिए जो अंदर वाला पोर्शन है इसका पॉजिटिव होना कंपलसरी है। ठीक है, तो x² + y² - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से ग्रेटर होगा तो यानी पॉजिटिव होगा। x² + y² 1, ये हमारी किसकी इक्वेशन है, ये हमारे, इसका मतलब है हमारा जो डोमेन है
वो यूनिट सर्कल के, जो हमारे सर्कल की इक्वेशन है, यूनिट सर्कल के आउटर रीजन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे 1 से बड़ा है, यानी कि जो हमारा डोमेन है, क्योंकि लॉग हमारा डोमेन है ना, ये यूनिट सर्कल के आउटर रीजन में एग्जिस्ट करता है। हमारा यूनिट सर्कल है तो इसके आउटर रीजन में एग्जिस्ट करेगा इसका डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इन्फिनिट वैल्यू होंगी डोमेन की। हमसे पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम R2 टू ऑब्टेन अ वैलिड डोमेन। एक वैलिड डोमेन में हमारी कितने हो गए, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हो गए ना, क्योंकि सर्कल के आउटर रीजन में कितने सारे पॉइंट्स होंगे। जो ऐसा देखो 2,4 करेंगे वो भी 1 से बड़ा है, 1,2 करेंगे वो भी 1 से बड़ा है, कितने सारे आ जाएंगे हमारे पॉइंट्स, तो हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे दिया है कि डिफाइन कर दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब है जो सर्कल है, जो हमारी ये सर्कल की इक्वेशन है ना, तो इस पे मतलब है इसकी मिनिमम तो सेट कर रखा है। मिनिमम हमारा क्या हो सकता है, 2। ठीक है, लेकिन अपर बाउंड्री कोई नहीं दी है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं दिया है कि इससे छोटा होगा, कुछ दे रखा होता 5 या कुछ भी नहीं दिया है। अपर बाउंड्री की कोई लिमिट ही नहीं दी है यहाँ पे, तो अपर बाउंड्री कितनी हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी। और तो इन्फिनिटी अपर बाउंड्री हमारी सिर्फ इसमें है। वैसे तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 को 0 0,0 पे चेक करेंगे, 1,1 पे, तो देखो लॉग ऐसा कुछ आएगा, log 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 0। 0 हमारा इंक्लूड रहेगा, कॉमा इन्फिनिटी। देखो आपको बस इसी से समझ जाना चाहिए था कि मिनिमम हमारी एक लोअर लिमिट सेट कर रखी है, लेकिन अपर लिमिट कोई कोई सेट नहीं है। यानी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ये वाला है। ठीक है, आप यहीं से सॉल्व कर सकते थे इसे। द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द डोमेन स्पेसिफाइड इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज इंजेक्टिव। तो हमसे कहा गया है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें फंक्शन डिवाइड था वो इंजेक्टिव होगा। देखते हैं, देखो कुछ ऐसी क्वेश्चन थी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे, इस सर्कल का है ना क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, रेडियस स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा रेडियस स्क्वायर है, इसलिए इंजेक्टिव नहीं होगा। क्यों, देखो एक्स की 2,0 पे भी हमें क्या मिलेगा, 4, एंड 0,2 पे भी हमें क्या मिलेगा, 4। तो देखो दो इनपुट के सेम आउटपुट, यानी कि नॉट इंजेक्टिव। ओके, ये क्वेश्चन हमें 2,0 पे भी 4 दे रही है, 0,2 पे भी 4 दे रही है, यानी दो इनपुट के सेम आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपस डेसेंट दे रखा है। स्टेपस डेसेंट में क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ आता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं। हमसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है यहाँ पे, मतलब यूनिट वेक्टर पूछा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा क्या दे रखा है, एफ एट द डिनोट द यूनिट स्टेप। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाता है हमारा, फंक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे देखो कैसे होगा डेरिवेटिव, पहले इसका होल का डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ पे u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, फिर रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, साइन का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ऊपर जब हम करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 2y। ठीक है, तो इसको करते हैं y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डॉट, यहाँ पे करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2x एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमसे ये पूछा है किस पे, -1,1 पे, -1,1 वैल्यू पुट कर दो। देखो -1 + 1 0 हो गया, cos 0 डॉट -1 + 1 माइनस का 2 डिवाइड बाय 1 -1 -1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, cos 0 हमारा हो गया था 1, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हमारा हो जाएगा 4, यानी कि 1/2 माइनस का। ठीक है,
देखो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ से भी हमें यही मिलेगा माइनस का 1/2। तो हमें इससे क्या मिलेंगे, हमारे जो पॉइंट मिले हैं, जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ f है वो हमारा निकल के आया -1, 1 पे -1, 2 -1, 2। लेकिन इन्होंने दे रखा है स्टेपेस डेसेंट है, तो हमारा जो ग्रेडियंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएंगे। तो -1, 2 है, तो स्टेपेस डेसेंट पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 1, 2। अब इन्होंने हमसे यूनिट वेक्टर पूछा है, तो क्या करेंगे यूनिट वेक्टर के लिए, इसका इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसे नॉर्मलाइज कर देंगे। देखो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 4 प्लस ऐड हो जाएगा 1/2, 1/√2 बचेगा। ठीक है, 1/√2 को इससे डिवाइड करा दो। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा हमें। देखो ये ऊपर चला गया तो हमें मिलेगा √2, 2, √2, 2। हमसे पूछा है 2√a, तो यहाँ पे 2 रूट के मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 बन जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√b के लिए, 2 ये 2 बन जाएगा, ये मिलेगा हमें 1। ठीक है, सिंपल था। बस हमें ये, अगर आपने डेरिवेटिव निकालना आ गया, आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते हैं, u.v एंड u डिवाइड बाय v, ये दोनों फार्मूले अगर आपको आते हैं, बस इस पर डेरिवेटिव निकालने का ट्रिकी था, बाकी बहुत ईजी था। और एक ही वाली कंडीशन, स्टेपेस डेसेंट पे हमारा जो ग्रेडियंट होता है वो निगेटिव हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। स्टेपेस एसेंट होता तो साइन अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं। इफ c, d denotes a direction derivative vector along with there no change। ठीक है, हमें दे दिया है कि ग्रेडियंट ऑफ v से जब हम c, d, एक वो है हमारे यूनिट वेक्टर, तो हमें ज़ीरो देगा, मतलब कि c, d के अलॉन्ग ग्रेडियंट से हमें नो चेंज मिल रहा है, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो आ रहा है। लगा लेते हैं, माइनस f की वैल्यू हमारी क्या आती, f की वैल्यू हमारी ये है, ये हमारी स्टेपेस डेसेंट की वैल्यू, f की वैल्यू हमारी ये है माइनस का 1, 2 और माइनस का 1, 2 डॉट c, d इज इक्वल टू 0, माइनस का c/2 माइनस का d/2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 1/2 कॉमन ले लो, c प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये उधर चले जाएगा, 0 हो जाएगा, c प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, c प्लस डी हमसे पूछा है, c प्लस डी आ गया 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स वाई, एक फंक्शन दे रखा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, ठीक है। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये चले जाएगा, क्या बचेगा, साइन वाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में अभी कर रहे हैं, ये चले जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का वाई माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन वाई हो जाएगा हमारा कॉस वाई। ठीक है, प्लस वाई गया कॉस एक्स। अब हमसे क्या पूछा है, 0, π/2 पे, 0, π/2 रख दो इसमें, एट 0, π/2 रख दो इसमें। तो क्या बन जाएगा ये, साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 हमारा हो गया 1 प्लस π/2 इंटू साइन 0 माइनस का साइन 0। तो ये तो हमें एरर से क्या मिलेगा, साइन π/2 हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 0। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया 1, कॉमा इसमें रख लेते हैं। देखो 0 रखेंगे, ये वाई टर्म तो 0 हो गई, π/2 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इधर से हमें क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, 0, π/2 में हमें क्या मिल रहा है 1, 1। ठीक है, इसमें दे रखा है, इस 1, 1 को इस यूनिट वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हमें 0 मिलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, 1, 1 डॉट टी माइनस √1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, टी प्लस √1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का टी, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का टी का होल स्क्वायर, यानी कि 2t² इज इक्वल टू 1, t² इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2D को 3D प्लेन में कन्वर्ट किया है। जो कि जब 2D को 3D प्लेन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो पॉइंट होता है वो हो जाता है x, y, फंक्शन ऑफ x, y। जो हमारा z कोऑर्डिनेट होता है वो फंक्शन ऑफ x, y हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो हमारा हो जाता है जो भी था हमारा u1, u2, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो देख फंक्शन पे रख के देख लेते हैं वैल्यू। x हमारा क्या था 0, π/2, हमारा फंक्शन क्या था, इस फंक्शन में 0, π/2 रख लो, तो 0 रखेंगे ये वाली टर्म तो 0 हो गई, π/2 रखेंगे, π/2 क्या हो जाता है y हो जाएगा, ये कॉस में 0 रखेंगे ये 1 हो गया, बचेगा π/2 बचेगा यहाँ से, π/2। ये हमारा पॉइंट आ गया, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हमारा क्या निकला था अभी, एक मिनट देखते हैं। देखो यूनिट वेक्टर हमारा निकला था t² इज इक्वल टू 0.5 था। ठीक है, और हमने देखा था 1 माइनस t² इज इक्वल टू माइनस का t। ये देखो माइनस का t है ना, यानी अभी हमने t² तो 0.5 है, लेकिन जो t होगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि माइनस का t था यहाँ पे, है ना। तो हम क्यों t को ऐसे लिख सकते हैं, जब इसे इधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा, ये ऐसा बन जाएगा 1/√2, एंड हमें पता है t माइनस का है, माइनस का 1/√2। ठीक है, तो हमारे u के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, माइनस का 1/√2, 1/√2, 0। ओके, सो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लाइक देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाते हैं इनकी, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, हाँ, तो ये हमें क्या देगा 1, b, c। तो रख के देखते हैं। देखो 0 प्लस s इंटू 1 माइनस √2 इज इक्वल टू क्या आएगा इससे हमें, s/√2 माइनस का देखो हमने क्या किया, 0 इन दोनों को साथ में रखा ना, इसको और इसको, पैरामेट्रिक इक्वेशन बना रहे हैं ना हम a प्लस एक्स वाली फॉर्म की, बट यहाँ पे हम x और y हमारा चल रहा है, t भी चल रहा है, तो इसलिए मैंने s ले लिया। ओके, तो हमारे यहाँ से मिल के s/2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा π/2 प्लस s इंटू 1/√2, π/2 प्लस s/√2। थर्ड ऑप्शन में क्या आएगा हमारा, π/2 प्लस s इंटू 0 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये जो हमें तीनों मिले हैं इसे हम इसके इक्वल रख देंगे। देखो s/√2 माइनस का इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी, s इज इक्वल टू माइनस का √2, इसमें पुट कर दो, s हमारा क्या है माइनस का √2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा π/2 माइनस √2/√2, इससे ये चले जाएगा, तो हमारा b क्या आ गया, हमारा b हो जाएगा π/2 माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली c हमारा है, इसमें कोई s की वैल्यू नहीं है, c हमारा ये है, हमसे पूछा है b माइनस c, तो b माइनस c हो जाएगा π/2 माइनस 1 माइनस π/2, π/2 से π/2 चले जाएगा, -1 बच जाएगा। ओके, तो देखो आपको एक मेन चीज़ याद रही है, 2D प्लेन को 3D प्लेन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y, z जो होता है, z हमारा हो जाता है फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, उस पॉइंट पे, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर के 2 पॉइंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमने यूनिट वेक्टर पीछे निकाला था t1, ये जो हमारा t है ना, जो 1/√2 और 1/√t हमारा क्या है, t की वैल्यू है। ठीक है, आप इसमें जब रखोगे t की वैल्यू तो एक बार आपको ये मिलेगा, एक बार आपको ये मिल जाएगा। ओके,
देन हमने यहाँ पे देखा था ये टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ओके, तो माइनस का 1/√2, फिर आप इसे इसमें रखोगे तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, ओके, एंड थर्ड वन हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फिर इन दोनों की हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनाई, सॉल्व किया, एस की वैल्यू निकाली, एक जो हमारा जो भी था एक हमने लिया था वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकाली, पुट किया, फिर 1, B, C इक्वेट किया और हमारा आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमसे क्रिटिकल पॉइंट पूछा है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के क्या करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ को 0,0 से इक्वेट कर देते हैं। अगर 3 कोऑर्डिनेट होंगे 0,0,0, ओके, यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लिख दूँ, ईजी है ये वाला, तो ये हो जाएगा 2x, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस का 2xy², कॉमा 2y, इधर से हो जाएगा माइनस का 2yx², ठीक है। 0,0 रख लेते हैं, 2x - 2xy² इज इक्वल टू 0, और 2y - 2yx² इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया, 1 - y² इज इक्वल टू 0, इधर से 2y कॉमन ले लिया, 1 - x² इज इक्वल टू 0, ओके। इस वाली क्वेश्चन से हमें x की वैल्यू क्या मिली है, इस वाली से हमें क्या मिलेगा 1 से, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ±1, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके देख लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट हमारे, तो केस 1 हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसमें रखा, क्या हो जाएगा 2y 1 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 हमारा पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 0,0, ठीक है। केस 2 y इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव का, तो 2 × 1 1 - x² इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाके 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएंगी +-1, ठीक है। y इक्वल टू 1 पे हमारे दो कोऑर्डिनेट इस क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक हो गया 1,1, एक हो गया -1,1, ठीक है। थर्ड केस, केस 3 y इज इक्वल टू -1, y -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × -1 और 1 - x² इज इक्वल टू 0, ये भी सेम उधर गया, x की यहाँ से भी दो वैल्यू हो जाएंगी +-1, ठीक है। इसके साथ हमारे y के साथ क्या आ गए 1, -1 -1, हमारे कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 2 3 4 5, ठीक है। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी है, देखो ये रहा, ये वाला ये रहा, ठीक है, ओके। हमसे पूछा है हीजन मैट्रिक्स एट 0,0, तो हीजन मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। हीजन मैट्रिक्स के लिए हमें चाहिए f(x)। क्या हो जाएगा f(x) हमारा ये है, तो इसे हम करेंगे, इधर से x जाएगा 2 बचेगा, इधर से x जाएगा माइनस का 2y² बचेगा, ठीक है। f(y) कितना हो जाएगा हमारा, इधर से जाएगा 2 बचेगा, इधर से जाएगा माइनस का 2x², और f(xy) f(y)x के इक्वल होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या देगा, ये हमें दे देगा माइनस का 4xy, ठीक है। हमसे पूछा 0,0 पे, 0,0 पे ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2, ये भी आएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 0 0 2, डिटर्मिनेंट कितना आ गया 4, ठीक है। हमसे पूछा 0,0 पे क्या होगा लोकल मिनिमम, देखो डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 है जो कि 0 से बड़ा होता है, और f(x)x हमारा 0,0 पे क्या आ रहा है 2, ये भी 0 से बड़ा होता है, ये किसकी कंडीशन है लोकल मिनिमम की, ठीक है। अगर आप मैंने लास्ट वीडियो में समझाया जिसमें मैंने लिखे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मल्टीवेरिएबल कैलकुलस वाली, उसमें मैंने आपको ये कैलकुलेट करना सिखाया। अगर यही हमारा ये -2 होता तो 0 से छोटा हो जाता, तो ये किसकी कंडीशन हो जाती लोकल मैक्सिमा की। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाता, जैसे -4 आ जाता 0 से छोटा, तो ये हमारी किसकी कंडीशन हो जाती सैडल पॉइंट की। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हमारी किसी कंडीशन हो जाती इनकंक्लूसिव केस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है,
कंसीडर द ग्राफ ऑफ स्केलर वाइडी फंक्शन 2D है, 3D में कन्वर्ट किया, ये ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना, 2D से जब 3D में जाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या हो जाता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ एक्स कॉमा वाई, ये लिखा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है यहाँ पे, वी आर आस्क ऑन द ग्राफ, ऐसे दो पॉइंट जो जो ओरिजिन होता है हमारा 0,0,0 से क्लोजेस्ट एंड फारडेस्ट, ये दोनों पॉइंट पूछे हैं, ठीक है। तो और ये हमारा क्या दे रखा है, ये जो हमें दे रखा है, ये क्या है, ये है हमारा, इट रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता था ना हमारा पहले, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर z होगा तो z2 माइनस z1, ठीक है। तो हमारा ये रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो अब हमारे इक्वेशन बना लेते हैं हम अपनी, हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इससे इसको निकालते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस बाहर ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 कॉमन ले लिया, इससे बाहर आया, स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव 1 हो गया, ओके। हमारा यहाँ मिल गया। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई है, एक बार इसे हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, एक और y के रिस्पेक्ट में, तो ग्रेडियंट ऑफ इसकी क्या आ जाएगा, जब x के रिस्पेक्ट में इसे डेरिवेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2 टाइम्स ये वाला स्क्वायर बाहर आ गया, ये ऐसे लिख जाएगा, प्लस 2 और अंदर का होगा डॉट 2x, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। ये 4 हो जाएगा ना, इन दोनों को ऐड करके ऐसे लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इस फंक्शन को जब हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वहाँ पे जगह नहीं बची, तो इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, बस यहाँ पे हमारा 2y हो जाएगा, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे वहाँ पे 2y हो जाएगा, क्या था हमारा 2y 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5, सेम ही आएगा, बस x की जगह y आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो हमारा ग्रेडियंट आ गए, 2 वैल्यू आ गई हमारे ग्रेडियंट की। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसे चेक करना है, नंबर ऑफ़ क्रिटिकल पॉइंट, हम इसे ज़ीरो के इक्वेट कर दें, ये जो हमारे हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5, इसे जब हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो हम इसका वो मिल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। बट यहाँ पे देखो x तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये जो 5 है ये हमें एक एक वैल्यू देगा, यानी हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ तभी डिफाइंड है जब वो बड़ा होगा -5 से या इक्वल होगा, सिर्फ तभी डिफाइंड है ना फंक्शन, क्योंकि ये 5 हमें दिक्कत देगा। वैसे तो हम करते थे सॉल्व, इधर से जीरो से इक्वेट करते थे, हमारा सॉल्व हो जाता था, बट ये फंक्शन सिर्फ तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जब ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 होगा, और ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट पे हो सकता है, देखो जब ये 0,0 हो, ठीक है। बाकी स्क्वायर है ना, तो 5 से बड़ा ही होगा -5 से, ठीक है, -5 से बड़ा ही होगा, तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ इसका एक ही पॉइंट होगा 0,0 जिस पे फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइक ये लैंग्वेज ट्रिकी है, आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन है,
हैज़ फाइनाइटली मैनी ग्लोबल, देखो ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम पूछा है, 0,0 पे निकालते हैं हम। देखो 0,0 रखेंगे हम इसे, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारी इक्वेशन थी 0² प्लस 0² मतलब x² प्लस y² प्लस x² प्लस y² प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा, यानी कि मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और हम इसे बाउंड्री पे चेक करते हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन पे, अब हम करते हैं बाउंड्री पे चेक। तो बाउंड्री पे क्या हो जाएगा, हम ऐसे देखते हैं x² प्लस y² प्लस x² प्लस y² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 होता है, ये किसका है, बाउंड्री ऑफ सर्कल है ना। ये सब मैथ्स 2 के कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से पिछले सब्जेक्ट से भी लिए हैं। तो x² प्लस y² 1 होता है हमारा, तो हम यहाँ पे 1 इक्वेट कर देंगे इसकी और इसकी जगह, तो हमारा ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको लॉग वाले फंक्शन में दिखाया था कि सर्कल की बाउंड्री पे इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू। हमें यहाँ पे दे रखा है जो हमारा फंक्शन, शायद इसे फाई कहते हैं, आई डोंट नो, इस सिंबल का नाम शायद फाई होता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। फाई हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी ग्लोबल मैक्सिमा, देखो फाइनाइटली लिखा है, ग्लोबल मिनिमा जो है वो फाइनाइट है, सिर्फ 0,0 पे हमें मिलेगा 4, हम कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जो हमारा ग्लोबल मैक्सिमा है वो इन्फाइनाइट है, कितने सारे पॉइंट ने, कितने भी पॉइंट रख दो उनकी वैल्यू 1 ही आएगी ना। आप कुछ भी वैल्यू रखते हो x² y² की, वैल्यू उनकी 1 आएगी, तो ये मैटर नहीं करता। 10 हमें बहुत सारी पॉइंट्स में मिलेगा, तो इसलिए इन्फिनिटली मैनी ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पे हमें दे रखा है 3D क्वेश्चन कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा है। देखो हमने फॉर्मूला देखा था ना उसका, हमारा 5² कितना आ रहा था, 4 आया था मिनिमम, ओरिजिन से पूछा है ना हमने। देखो 5, ये हमारा 5² का फंक्शन था ना, तो ये देखो ये हम d² निकाल लेते ना, d² 4 है तो d कितना हो जाएगा, √2 √4 2, डिस्टेंस नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे दे रखे हैं 3 वेक्टर्स u1 u2 u3 एंड w, एक स्पेन दे रखा है। तो हमसे w की डायमेंशन पूछी है सबसे पहले। तो देखो जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें लिख लेते हैं, u3 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स u1 प्लस बीटा टाइम्स u2। ओके, तो लिख लेते हैं u3 हमारा क्या है, 1 -2 1, अल्फा टाइम्स -1 1 1 प्लस बीटा टाइम्स 2 0 2। ओके, तो इसकी क्वेश्चंस बनाते हैं, हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगी, माइनस का अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, और माइनस का अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई -2, इसमें रख देंगे, -2 इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, इधर हो जाएगा 3, माइनस का 3 1, माइनस का 2 बचेगा। देखो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो रख के दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा हमारा +2 इधर जाएगा, हो जाएगा -2। ठीक है, +2 इधर जाके हो जाएगा -2। एक सेकेंड, हाँ तो हमारी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, वो भी माइनस का। ओके, अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई -2, बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 1/-2। तो u3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, -2 इंटू u1 प्लस -1/2 u2, यानी कि हमारा u3 स्पैन क्या हो गया, w का जो स्पैन होगा हमारा, वो हमारा u1 u2 में ही है। ठीक है, यही दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी,
ठीक है, U3 क्योंकि इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछा है, ये दे रखा है इंटरसेक्शन ऑफ W और U। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी कि इन्हीं ऑप्शंस को लिख लेते हैं लेकिन जीरो के साथ। तो यू के वेक्टर्स कैसे होंगे, ऐसा हो जाएगा W हमारा, देखो माइनस का एल्फा प्लस 2 बीटा कॉमा एल्फा, ये 2 है सॉरी, कॉमा माइनस का एल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, और हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। इनको इसमें रख दो, माइनस का एल्फा प्लस 2 बीटा एंड माइनस प्लस का एल्फा माइनस का एल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस एल्फा से ये वाला एल्फा काट दो, तो माइनस का एल्फा और 4 बीटा हो जाएगा, देखो हमें मिल जाएगा एल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स बीटा। ओके, एल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स बीटा, इसमें रख देंगे तो हमारा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एल्फा की जगह 4 बीटा रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बीटा प्लस का 2 बीटा, 2 बीटा कॉमा एल्फा की जगह 4 बीटा, 4 बीटा कॉमा माइनस का एल्फा 4 बीटा, यानी कि माइनस का 4 बीटा प्लस का 2 बीटा, 2 बीटा। देखो डब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला फंक्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इसको। देखो जैसे मान लो बीटा की वैल्यू हमारी 1 आई तो क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 2, बीटा की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 2। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। चलो देखो लेट्स से हमारी बीटा की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 × -2 माइनस का 4 और ये माइनस का 4 और ये 2 माइनस का 4, ये भी हमें माइनस का 4 देगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा स्पेन सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया शायद, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के चक्कर में शायद आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया हो, बट ईजी, एक बार आप इसे खुद सॉल्व करना, देखना अगर आपको समझ आ जाए खुद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन says let A be a 3 × 3 matrix such that U1 and U2 are the first two columns of A. Choose the correct option from the following. If U3 is the third column of A, then AX is equal to 0 has a unique solution. देखो अकेले U3 का थर्ड कॉलम होने से यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए U3 हमारा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, जो कि हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में U3 हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इफ़ U1 प्लस U2 इज़ द थर्ड कॉलम ऑफ A देन AX इज इक्वल, ये तो हमारा ठीक है। देखो U1 प्लस U2 हमारा क्या बना रहे हैं, U3, यानी कि जब हम मैट्रिक्स करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये U1 वाला को रो हो जाएगी, ये U2 वाली इसकी 0 0 0 की रो हो जाएगी, जब इसका RREF फॉर्म लेंगे 0 0 की रो आ गई, डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा 0, डिटर्मिनेंट हमारा 0 है, यानी कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, मल्टीपल चॉइस है नहीं, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज और आर आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू। आइसोमॉर्फिक का मतलब हो जाता है कि, आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या था, एक मिनट, हाँ, इनकी और डब्ल्यू की डायमेंशन सेम होगी। डब्ल्यू इज इक्वल टू ये जो भी दे रखा है, सारे W1 दे रखा है, इन दोनों की डायमेंशंस सेम होगी तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। ओके, तो W1 इज इक्वल टू R2, R2 के देखो R2 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, 0,1 एंड 1,0, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था अभी इसी लेक्चर में। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, और हमारी W की डायमेंशन कितनी थी, 2, हमने निकाला था ना U1 और U2 थे W की डायमेंशन में, हमारी W की डायमेंशन क्या आई थी 2। ठीक है, W की डायमेंशन हमारी आ गई 2, देखो 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि W इज इक्वल टू W1, ये वाला हमारा क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। ओके, so W2 belongs to R3 where AX is equal to 0 where the columns of A are U1 U2 U3। ठीक है, AX is equal to 0 हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, और होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है डायमेंशन, ये भी मैंने आपको बताया था, फॉर AX इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है हमारी होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है,
इसके लिए हमारी जो डायमेंशन होती है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है नलिटी के, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था u1 और u2 हमारे जो है वो इंडिपेंडेंट है, और जो u3 है वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। यानी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक हमारी क्या हो जाएगी 2, रैंक 2 है। 3 n की वैल्यू कितनी है, n हमारा 3 है। नलिटी कितनी हो जाएगी, नलिटी हमारी हो जाएगी 1। लेकिन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं होगी, तो ये वाला डिफाइन नहीं है। W3 में हमें दे रखे हैं दो इक्वेशन दे दी हैं, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये y को दे दिया मैंने। ओके, तो x इज इक्वल टू वाई में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, y की जगह x लगा लेते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड, यानी z इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। ठीक है, इसको हम सिर्फ ऐसे लिख पाएंगे, देखो x इज इक्वल टू वाई है, x कॉमा 2x। यहाँ पे बस हमें एक वेक्टर मिला है, सिंगल वेक्टर, जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी सब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे। लाइक अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1,1,2 बन जाएगा, x की वैल्यू 2 रख दिया 2,2,4, ऐसी 4,4,8। तो देखो इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही वाला जो है वेक्टर, सिर्फ यही इंडिपेंडेंट है, यानी v हमारा क्या है, डायमेंशन हमारी क्या होगी इसकी 1, जो कि 2 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि डायगोनल्स का जो सम है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, डायगोनल्स का सम जीरो है, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू माइनस का सी, बी इज इक्वल टू माइनस का डी। इसे इसमें रख लेते हैं, ए माइनस ए बी डी, और यहाँ पे ऐसे हम, हाँ सॉरी, बी की जगह हम लिख लेते हैं माइनस का बी। ठीक है, इसके हमें दो बेसिस मिल जाएंगे। जब हम ए बाहर निकालेंगे तो 1,-1 0,0 प्लस बी इंटू 0,0 1,-1। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ए की मल्टीप्लाई करा के इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कराओगे तो ये हमें ये वाली क्वेश्चन मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, टू इंडिविजुअल मैट्रिक्स के सम से बना है ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दो हैं, इसकी डायमेंशन कितनी हो गई 2, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमारी कितनी है 2, दोनों इक्वल हो गए, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी आइसोमॉर्फिज्म में। सो नेक्स्ट, ओके, सो इतना ही था ये क्वेश्चन। वैसे तो आपने देखा सिर्फ 19th क्वेश्चन है, लेकिन इसके सब क्वेश्चन इतने थे कि ये टोटल 40+ क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, एंड आपने यहाँ से देखा फॉर एंड टर्म आपको वीक 9 to 12 अच्छे से आना चाहिए। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है हमारा डी यू, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन थे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड हमारा क्रिटिकल पॉइंट और हमारा मैक्सिमम मिनिमा, ये सब आपने टॉपिक अगर अच्छे से कर लिए तो आपको एंड टर्म में ईजिली 60+ आ जाएंगे। ठीक है, 60% प्रोमिनेंट पोर्शन यही था। और बाकी आपने अगर वीक 1 to 4 कर लिया, आपने देखा होगा जो लास्ट क्वेश्चन था ये वीक 4 का है। ठीक है, वीक 3 और 4 का है, कॉन्सेप्ट हैं, 5 का थोड़ा आइसोमॉर्फिज्म 5 का कॉन्सेप्ट है। बहुत इजी है, बस आपको स्पैन निकालना आना चाहिए, बेसिस की नॉलेज होनी चाहिए। आपने अगर इतना सब कर लिया आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, लाइक रिस्पेक्टेबल स्कोर हो जाएगा 70+ का एंड टर्म में। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल।